राइट। सो आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब हमारे बच्चे का हमारी लर्निंग हो गई, कॉन्सेप्ट डिलीवरी हो गई, बच्चे ने कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लिया। अब कॉन्सेप्ट की डिलीवरी टीचर ने करी, बच्चे ने कॉन्सेप्ट ग्रास्प किया, उसका असेसमेंट हो गया, यूनिट टेस्ट हुआ, सारी चीजें हुई, एनुअल एग्जाम हुआ, उसका एक फंडामेंटल सिस्टम हमारा डिजाइंड है। ठीक है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं, जब हम आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं एग्जाम के बच्चे की, तो हम पूरे साल चाहते ये हैं कि मेरे बच्चे का नॉलेज बढ़े। राइट। हमेशा हमारा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज एन एजुकेशन सिस्टम, इवन हम चाहते ये हैं कि बच्चे का नॉलेज बढ़े। लेकिन अगर आप ध्यान से सोच के देखेंगे तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मेमोरी बेस्ड। कुल मिला के एट द एंड ऑफ द ईयर आप बच्चे की मेमोरी टेस्ट कर रहे होते। ठीक है। और मेमोरी के दो तीन फॉर्म है, अब उस डिटेल में हम लोग अभी नहीं घुसेंगे, उस साइकोलॉजिकल टर्म में नहीं घुसेंगे। मेमोरी आपकी टेम्पररी होगी, ठीक है, जो 2 दिन 1 हफ्ता आपके साथ रहेगी। पिक्चर मेमोरी अलग होगी, परमानेंट मेमोरी अलग होगी, सबकॉन्शियस अलग होगा। इस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है। बच्चा जो है वो मेमोराइज चीजें कर रहा है, एग्जाम के दिन लिख के आ रहा है। अगर उसने पूरे साल कंटिन्यूअस रिवीजन पैटर्न पे काम किया हुआ है तो वो चीजें शायद उसे याद रहें। ठीक है। अगर नहीं किया हुआ है तो आपका साल खत्म हुआ, अगले साल जब वो जाएगा तो वो पिछले साल की चीजों में से मान के चलिए 75% भूल चुका होगा। ठीक है। ठीक है, इस बात से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ये फंडामेंटल स्टडीज है। जैसे जैसे वो क्लासेस में आगे जाएगा तो उसे अपना एक करियर चूज करना है, और जिस करियर में उसे जाना है उसकी बातें याद रखें, बाकी की बातें ना भी याद हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये चीज जब समझ में आई तो उन्होंने भी तीनों सिस्टम पे एक साथ काम किया। डिलीवरी पे भी काम किया, कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी उन्होंने पहले डिलीवरी को डिफाइन किया। ठीक है। उन्होंने दो चीजें डिफाइन करी। उन्होंने बोला कि भैया हम मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन पैटर्न से हमें हटना है। किसी भी एकेडमिक सिस्टम का जो बैकबोन है वो है असेसमेंट। तो हमें अपने असेसमेंट पैटर्न को चेंज करना है, और जब असेसमेंट पैटर्न चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली हमारा डिलीवरी पैटर्न भी चेंज होगा। तो इसके बेसिस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिफाइन हुई। इसके मेजर चेंजेस जो हैं स्किल डेवलपमेंट के, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। स्कूल लेवल पे बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, बस कुछ पार्ट का इंट्रोडक्शन है। क्या है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने एजुकेशन के लिए एज ग्रुप को डिफाइन किया। राइट। इस एज ग्रुप में उन्होंने 9 to 12 को एक सेम कैटेगरी में रखा है, सेम एज ग्रुप में रखा है, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन बोल रहे हैं। और 6 to 8 को वो बोलते हैं मिडिल एजुकेशन। उसके नीचे जो है वो है आपका प्राइमरी एजुकेशन। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हम जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं वो एज ग्रुप हमारा ये है जिसमें हम मिडिल और सेकेंडरी एजुकेशन पे बेसिकली बात करने वाले हैं। फिर ये चीजें मेरी बनाई हुई नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बता रही है मैं आपको वो चीजें अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया आपका जो स्किल डेवलपमेंट है, मतलब जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो 4 फ्रेम पे होना चाहिए। ठीक है। एक तो फिजिकल होना चाहिए बच्चे का डेवलपमेंट, एक कॉग्निटिव होना चाहिए, एक उसका लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है। दूसरा सोशल और इमोशनल अपब्रिंगिंग, या सोशल और इमोशनल आपका डेवलपमेंट भी जरूरी है। अब ये है कि मैं इसको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। एज आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन, आई एम रनिंग स्टार्टअप, एजुकेशनल स्टार्टअप। ठीक है। 2-4 साल से हम बच्चों उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। आप बिलीव करो हर साल हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, ठीक है, और ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो हमें आके बोलते हैं सर हमारा जो बच्चा है ना वो जरा कम बोलता है। ठीक है। इसका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिएगा। अब आप, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज समझ के देखिए। कम बोलता है इसका मतलब उससे फालतू की बातें करने की आदत नहीं, वो फालतू की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो अपने काम से काम रखता है। लेकिन अगर क्लासरूम में आप कुछ चीज डिलीवर कर रहे हो और उसे नहीं समझ में आ रही है, जो कि उसके करियर से ओरिएंटेड, उसके लिए सबसे काम की चीज है, और अगर वहां पे भी वो नहीं बोल रहा है, तो ये कम बोलना, ये शाइनेस नहीं है, ये इनहिबिशन है, ये डर है। राइट। ये फियर है। इस फियर पे पैरेलली काम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल रही है, हम भी जानते हैं ये होना चाहिए। राइट। तो ये 4 स्किल में अगर हम कॉग्निटिव की बात करें तो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी। क्यों बढ़ानी है हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी, मैं आपको एक और थोड़ा सा फंडामेंटल चेंज आपको समझाता हूं इसी एजुकेशन सिस्टम में, फिर हम लोग आगे चलेंगे कि एकेडमिक स्किल क्या है और एकेडमिक नॉलेज क्या है। लेकिन उसके पहले मैं एक थोड़ा सा फंडामेंटल आपको समझाता हूं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि जी हम किसी को फेल नहीं करेंगे, वी आर अ कंट्री ऑफ लार्जेस्ट मैन पावर एंड स्किल रिसोर्सेस।
आज से आने वाले 5-6 साल और 10 साल के बाद में पूरी दुनिया पे आप 50 to 55% की मैन पावर सप्लाई शायद हम कर रहे हैं, स्किल्ड मैन पावर की, आज भी कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री पे ऑलरेडी हमने कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये हम करेंगे, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि सर आपका स्किल और एकेडमिक नॉलेज पैरेलल चल रही है। कई स्कूलों ने, हमारे दिल्ली एनसीआर के भी, ये फंडामेंटल चेंज कर दिया। क्लास 9-10 में बच्चे को एक कंप्यूटर या डिजिटल लर्निंग का सब्जेक्ट एडिशनल होगा 2023 से, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और अगर आपका बच्चा बाकी के 5 सब्जेक्ट में अच्छा नहीं भी कर पा रहा है तो उसे हम रोकेंगे नहीं, फेल नहीं करेंगे, वो अगली क्लास में प्रमोट होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज मार्क्स इन डिजिटल लर्निंग। वो डिजिटल लर्निंग बहुत ही फंडामेंटल है। तो उन गवर्नमेंट का मानना यह है कि भैया हम एक स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, हम जबरदस्ती प्रेशराइज नहीं करेंगे। जो अभी एक हमारा रैट रेस चल रही है, ये उससे बाहर निकलने के लिए बनाई गई स्कीम, नहीं पढ़ना इस चक्कर में, जबरदस्ती नहीं कि एक ही लीग पे लगे हुए हैं कि सर हमें तो इंजीनियरिंग या मेडिकल या कुछ फंडामेंटल हाई प्रोफाइल कोर्सेज की ही तैयारी करनी है। अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो भैया तुम तो एवरेज हो, तुम तो बिलो एवरेज हो। ये जो टैग लगता है, इस टैग को हटाना है। इसीलिए स्किल की इंपॉर्टेंस बढ़ाई गई है कि स्किल की लर्निंग पैरेलल हो क्लास 6 ऑनवर्ड्स। 145 स्किल्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आइडेंटिफाइड है, आपको किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी आज उसका डिस्कशन नहीं, आज मैं आपको सिर्फ ये फंडामेंटल चेंज समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं हाउ वी कैन हेल्प यू इन दैट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप आपको अभी तक की चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी समझाने की कोशिश करी कि हमारा स्किल, और स्किल में भी मतलब स्किल से कई बार हमें ऐसा लगता है अच्छा क्या सर कंप्यूटर अलग से सिखाओगे, अच्छा क्या लैंग्वेज अलग से सिखाओ, अलग से नहीं सर, अलग से नहीं, अलग से कुछ नहीं सिखाना है। साथ में एकेडमिक भी अब स्किल है। मैथ्स की न्यूमरेसी को नंबर 1 स्किल रखा गया है। अगर आप उस साइट को जाकर के देखेंगे तो न्यूमरेसी को नंबर 1 स्किल रखा गया, लैंग्वेज को नंबर 2 स्किल रखा गया। आप बोलोगे सर मैथ्स तो बच्चा बचपन से पढ़ रहा है, मैथ्स नहीं, न्यूमरेसी स्किल की बात हो रही है। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अगले चीज पे कि सर ये एकेडमिक नॉलेज क्या है। एकेडमिक नॉलेज जो आज तक हम स्टडी करते आ रहे थे, आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं कि ये स्टडी बंद हो रही। इसमें कुछ फंडामेंटल असेसमेंट के चेंज हो रहे हैं स्कूल के लेवल पे खाली। जैसे हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला न्यूमरेसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक प्री डिफाइंड बुक है। अगर हम 6 से 10th या 6 से 12th की बात करते हैं, हमारे पास प्री डिफाइंड बुक है एनसीईआरटी, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल। इसके ऊपर आप जितनी बुक परचेस करना चाहें, जितने कोर्सेज करें वो अलग है, लेकिन एक प्री डिफाइंड सिलेबस है हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखा है। भैया क्लास 6 के बच्चे को ये पढ़ना। अगर हम लोग बात करें जैसे मैथमेटिक्स की, तो उसको हम लोग ने बोल दिया कि भाई अलजेब्रा आपका एक पार्ट है, ज्योमेट्री आपका एक पार्ट है। लेकिन क्या क्लास 6 के बच्चे को अभी ऐसे पढ़ाया जा रहा है? क्या अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया जा रहा, उसे पढ़ाया जाता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। यूटी होता है बेटा, आपके इन 3 चैप्टर का टेस्ट होगा। बच्चे ने एनसीईआरटी को पूरा मगअप कर लिया, मैथ्स को भी कर लिया सर, बिलीव मी, ठीक है, एग्जाम में आए बहुत अच्छे नंबर। बट अब जो गवर्नमेंट ये बोल रही कि सर क्या उसकी स्किल डेवलप हुई, क्या उसकी प्रैक्टिकल अप्लाई करने की कैपेबिलिटी डेवलप हुई मैथ्स की, क्या ये वो कर पा रहा है? अगर वो ये नहीं कर पा रहा तो ये आपकी एकेडमिक नॉलेज है, उसने फंडामेंटल सीख लिया, परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, लेकिन उसने उसका एप्लीकेशन नहीं सीखा, राइट। एप्लीकेशन कैसे सीखेगा भाई? सीखेगा तो वही जिसका आप एग्जाम लोगे। जब तक आपने असेसमेंट नहीं डाला तो वो चीज तो सेकेंडरी है, फिर तो आप कुछ भी सिखा लो। बहुत सारे हम लोग स्किल ट्रेनिंग के कोर्सेज में बच्चों को एनरोल करके रखते हैं, बट वो समहाउ वो चीज टेम्पररी रहती है, बच्चों को ही पता होता है ये टाइम पास है मेरा। जब तक आपने उसका असेसमेंट करके उसके मार्क्स जोड़ने नहीं चालू किए तब तक वो सीरियसनेस नहीं आनी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनईपी लाया कि सीरियसनेस क्रिएट करने के लिए असेसमेंट तो करना पड़ेगा। तो अभी कैसा असेसमेंट होगा मैं उस पर भी जाऊंगा। तो एकेडमिक नॉलेज बिल्कुल सिंपल है, जो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता होता कि ये कौन सा पार्ट मैथ्स का पढ़ रहे हैं, दुनिया में इसमें कितने क्या चीज हुए हैं, ठीक है। हमको साइंटिस्ट के नाम बता दिए जाते हैं, रिसर्च बता दी जाती है, हिस्टोरियंस के नाम बता दिए जाते हैं, उनका काम बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक हो गया, ये तो पढ़ना ही है, नो डाउट, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये तो एक 100 साल से बनी हुई चीज है जिसपे काम हुआ, ये बेसिक हो गया, ठीक है, इस पे कोई चेंजेस नहीं। अब सवाल है कि इसमें एडिशनली हमें कुछ चीजें ऐड करनी है। तो देखो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का जो पार्ट है, हमें पता है कि अगर आपसे कोई पूछे मैथ्स क्या है, तो हर बंदा ये जानता है सर मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री एक पार्ट है, ज्योमेट्री एक पार्ट है, कैलकुलस एक पार्ट है,
ठीक है सर, साइंस क्या है सर? फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है, केमिस्ट्री की अलग ब्रांच है, बायोलॉजी की अलग ब्रांच है। ठीक है, एज आई एम साइंस एक्सपर्ट तो शायद मैं एग्जांपल्स मैथ्स और साइंस के दे पा रहा हूं, अगर आप सिमिलरली हिस्टोरियन से पूछेंगे तो वो भी आपको क्लासिफाई करके बता देंगे अलग अलग। ठीक है, जिसमें हमें रिसर्च पढ़ा दी जाती है, कौन से लॉस थे, किस ईयर में हुआ था, उसने क्या किया था साइंटिस्ट ने, वो बता दिया जाता है। ठीक है, अब अगेन मैं आता हूं उसी पॉइंट पे, इसके बेसिस पे जो हमारा असेसमेंट होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, वो लर्निंग बेस्ड नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता, वो मेमोरी बेस्ड होता है। आप सोचो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका बच्चा ही मेमोरी बेस्ड लर्निंग में लगा हुआ है, 10th तक उसने पढ़ा, 11th में आया, आपने अचानक उसे बोला बेटा अब तू ना इंजीनियरिंग की तैयारी कर, आईआईटी की तैयारी कर, मेडिकल की तैयारी कर, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर, लेकिन आपको पता है ये वो एग्जाम है जो मेमोरी बेस्ड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस में से बहुत से बच्चे देखे, 12th बोर्ड में 95 96% है, लेकिन एंट्रेंस के एग्जाम में बहुत ही बुरा, मीडियोकर, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, नहीं हो रहा सिलेक्शन। ऐसा क्यों? अगर 90% वालों की बात करें तो 90% जिस बच्चे का आया उसकी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर ऐसा क्या हो गया जो कंपटीशन में वो नहीं सर्वाइव कर पाया? क्योंकि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बहुत अलग है, पैटर्न ऑफ लर्निंग बहुत अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, सिलेबस सेम है, सिलेबस अलग नहीं है, टॉपिक सेम है, वही एनसीईआरटी के वही टॉपिक आपका उसमें भी आना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आना है और आपका नॉर्मल भी आना है, पढ़ने का तरीका अलग है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अलग है। तो जब आप लर्निंग के लिए पढ़ोगे तो आपके तरीके बदल जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग एकेडमिक स्किल पे। अभी हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी मैं स्किल के नाम पे कुछ नहीं कि बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, कोडिंग सिखाएंगे, वो स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एकेडमिक स्किल की बात कर रहा हूँ। अभी मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एबिलिटी क्या है भाई? एकेडमिक स्किल में उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बदले जाएंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में असेसमेंट में है, इन्वॉल्व है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बदले जाएंगे। बहुत सारे ओलंपियाड आज भी होते हैं, बट अभी जितने भी ओलंपियाड एटलीस्ट 6 से 8 के रेंज में जो ओलंपियाड हो रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादातर ओलंपियाड जो है वो प्राइवेट बॉडीज कंडक्ट करती हैं। सिल्वर जोन कंडक्ट कर रही है, यूनिफाइड काउंसिल कंडक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करने जा रही है, राइट? मोदी जी जब 2014 में आए थे, आई एम सॉरी, ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ एक विजन बता रहा हूं, जो उन्होंने एक बार अपने भाषण में बोला था कि वन नेशन वन टैक्स, और साथ में उन्होंने एक और चीज बोली थी, वन नेशन वन एग्जाम। एजुकेशन किसी भी कंट्री की बैकबोन है, तो उस पर उन्होंने एक जो फंडामेंटल काम किया, अच्छा है बुरा है, हम एग्री करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फंडामेंट, डिफरेंट डिस्कशन, उसमें नहीं जाना है अभी। अभी हम ये जा रहे हैं कि जो वन नेशन वन एग्जाम की फिलॉसफी थी उसमें 2014 से काम चल रहा है और काफी कुछ चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आगे जो होने वाले, जो एनईपी के तहत होने वाले हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज बनाई गई है, वो क्या है, मैं भी आपको वो भी समझाऊंगा। तो अभी एक चीज आपकी बता दी गई कि सर एबिलिटी पे काम होगा, आपका नॉर्मल फंडामेंटल बच्चे ने जो पढ़ा वो तो पढ़ाई, लेकिन अब बच्चे को एडिशनल, ठीक है, बच्चे ने जो नॉर्मल फंडामेंटल पढ़ा वो तो पढ़ा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना, ठीक है, वो भी हम समझाएंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आई नो शायद बहुत सारे सेमिनार पेरेंट्स कर रहे होंगे, बच्चे नहीं होंगे इसमें, बट फिर भी सिंस हमने भी पढ़ाई करी है तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जो हम लोग बच्चों के साथ में काम करते हैं, टीचिंग पे हैं। ठीक है, अगर हम बच्चों से कई बार ऐसे पूछते हैं ना कि सर दो स्टूडेंट हैं ए और बी, अगर ए के मार्क्स बी से 25% ज्यादा हैं तो बी के ए से कितने कम है? अब बिलीव मी, हमें 99% केसेस में गलत आंसर्स मिलते हैं, जबकि परसेंटेज मेरे को लगता है क्लास 6 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बच्चे के सिलेबस में। तो बच्चे को पता है परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ 100 सब कुछ रटा हुआ है, लेकिन उसे बेसिक फंडामेंटल नहीं क्लियर, उसे ये नहीं क्लियर है कि सर अगर ए के बी से ज्यादा है तो अगर बी को हमने 100 लिया तो ए 125 हो गया, और जब हमें बी के ए से कितने कम निकालने हैं तो मेरा रेफरेंस पॉइंट ए पे शिफ्ट हो गया। तो अब जो मेरी परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन होती है कि भैया मेरे को चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो भी रेफरेंस है, इनटू 100 करना है। तो ये तो चेंज इन वैल्यू तो सेम है 25, लेकिन रेफरेंस मेरा यहां हो गया तो ये 125 हो जाता है। ठीक है, तो ये 20% ही होगा। यानी कि अगर क्वांटिटी ए को क्वांटिटी बी से कम, अब ये जरूरत है, इसकी जरूरत बच्चे को क्लास 11 में पड़ती है हर जगह। जैसे मैं एज ए साइंस बताऊं, साइंस एक्सपर्ट बताऊं, तो बच्चा केमिस्ट्री में घुसता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये एनालिसिस, हर जगह उसको इस परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। बिलीव मी, क्लास 11 में बच्चों का बुरा हाल रहता है,
10th तक का वो बच्चा जो 90% के ऊपर स्कोर कर रहा है, 11th में उसकी समझ में नहीं आता उसको मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि बेसिक्स पे बहुत वीकनेसेस है, पता ही नहीं बच्चों को क्या हो रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्किल लेवल डाउन होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे काम करने की जरूरत है। तो ऐसे ही कुछ ओलंपियाड्स, न्यूमरेसी के ओलंपियाड्स, स्पेसिफिकली न्यूमरेसी को स्किल बोला गया है, और इसलिए बोला गया है क्योंकि इंडिया हमारा एक आईटी हब बन रहा है। आप में से बहुत सारे लोग शायद प्रोग्रामिंग और इस फील्ड से रिलेटेड होंगे, आईटी इंडस्ट्री से, आपको पता है कि सर आपको कोडिंग में जाना, आपको लॉजिकल ब्रेन तो होना चाहिए। अगर आपका लॉजिकल ब्रेन नहीं है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे कैसे जाएंगे? हाउ विल यू लीड द वर्ल्ड? आज तो हम देश की लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल शायद जो हमारे पॉलिटिकल लेवल पे बात हो रही है वर्ल्ड लीडरशिप की हो रही है। तो इसीलिए न्यूमरेसी को स्पेसिफिकली स्किल डिफाइन किया गया है, और साइंस के सारे सब्जेक्ट के साथ यही है। मैं हर सब्जेक्ट के साथ ऐसे हजारों एग्जांपल देके समझा सकता हूं, बट डेफिनेटली दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कुल मिला के आई थिंक शायद मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा ली है कि जो स्किल है वो अलग है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने प्रोग्राम्स डिजाइन कर रही है, अपने टेस्ट डिजाइन कर रही है, उनको वो ओलंपियाड की तरह चलाएगी। अभी भी कुछ ओलंपियाड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 9th के बाद शुरू होते हैं, जैसे पीआरएमओ होता है, जीएमओ होता है, ग्रुप मैथ्स ओलंपियाड होता है, ठीक है, साइंस ओलंपियाड होता है, आपका इंग्लिश ओलंपियाड होता है, 9th के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीबीएसई कंडक्ट करती है। लेकिन उन चीजों को, ठीक है, क्लास 6 से इंप्लीमेंट करना, डिजिटल ट्रेनिंग को भी क्लास 6 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है पैरेलल। ठीक है, दूसरा होता है इसका बेस। ठीक है, मतलब जो अगर हम एकेडमिक स्किल के बेस की बात करें, भाई इसका फंडामेंटल क्या है? इसका फंडामेंटल है टेक्निकल सब्जेक्ट, जो मैंने साफ लिखा है यहाँ पे। ये भी मेरे लाइंस नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइंस है मैं वो बता रहा हूं सर। मैथ्स एंड साइंस ये स्किल है, इसमें बच्चे का फंडामेंटल इंप्रूव होना चाहिए। सारे ओलंपियाड इनसे होंगे, लेकिन आप बिलीव करो अभी जो ओलंपियाड की बात कर रहा हूं वो खाली मैथ्स और साइंस पे नहीं हो रहे, सारे जगह हो रहे हैं। ठीक है, कहां सारे जगह हो रहे हैं उस पर मैं बाद में आता हूं, उस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपका बच्चा फंडामेंटली सब्जेक्ट सीखता है किसी चीज। अभी कल ही शाम को मैं इसी नोएडा में, चूंकि नोएडा में वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, अभी जस्ट 10 डेज पहले ही हमने अपना चालू किया है काम। तो जब मैंने यहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, कल ही मैंने किसी बच्चे से इंटरेक्ट किया। ही नोज एवरीथिंग, ठीक है, 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड का पेपर चल रहा है, ही नोज एवरीथिंग। बट जहां क्वेश्चन को आपने थोड़ा भी ट्विस्ट किया, जहां उस क्वेश्चन में कुछ बेसिक्स पूछ लिए कि भाई ये चीज आई है कहां से आई, इसके पीछे का वर्कआउट क्या था, बच्चे ब्लैंक हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें पढ़ाया भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए फंडामेंटल चेंजेस किए जा रहे हैं, कि फंडामेंटल चेंजेस मैथ्स और साइंस का बेस इंप्रूव करेंगे बच्चों के साथ में, और इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास 6 से। तो ये है एकेडमिक लर्निंग और एकेडमिक स्किल। जब हम अब बोलते हैं बच्चों को ना, पेरेंट्स को बताते हैं कि सर हम एकेडमिक लर्निंग के साथ एकेडमिक स्किल पे काम करेंगे, उन्हें नहीं, उन्हें लगता है अच्छा सर ट्यूशन ही तो पढ़ाओगे ना, मैथ साइंस ही तो पढ़ाओगे। तब बिल्कुल मैथ साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा मतलब पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा, हमारे असेसमेंट के पैटर्न डिफरेंट होंगे, हम बहुत सारी फंडामेंटल चीजों पे काम करेंगे। साथ में आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो वही करा रहे हैं, कुछ अलग नहीं करा रहे। कई कई पेरेंट्स हमसे ये पूछते हैं, अच्छा सर स्कूल का पढ़ाओगे ना? स्कूल का पढ़ाओगे मतलब, वी आर नॉट द डिजाइनर्स, हम थोड़ी सब्जेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स हैं। कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग तो कोई और कर रहा है, हमसे भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं वहां पे जो डिजाइन कर रहे हैं किस साल के बच्चे को क्या पढ़ना है। और आप मान के चलिए वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट, अगर आप स्पेशली 9th से 12th का सिलेबस देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, मैंने देखा हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, वही टॉपिक्स हैं, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, जो हर जगह बच्चा पढ़ रहा है, बस तरीके अलग है, क्वेश्चंस के पैटर्न्स अलग है, हर जगह अलग है। तो अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि सर स्कूल ही पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे, बस पढ़ने का तरीका बदल रहे हैं, बच्चों के साथ काम ज्यादा कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ रिसर्च बोल रही है, उसी बेसिस पे कुछ चेंजेस फंडामेंटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है। अब हम लोग आते हैं असेसमेंट वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा था उसमें। देखिए असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो बॉडीज डिफाइन करी है, एक है परख। अब जैसा कि बोला गया है, जैसे 9th से 12th का जो सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन, इसका मतलब होता है कि ये चालू हो गया, ये प्रोसेस में है,
बट हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट अभी चालू हो, कुछ 2024 में हो, कुछ 2025 में। ठीक है। परख जो है वो बॉडी है जो स्कूल में जो आपके इन हाउस एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है 9 से 12 के पेपर जो है वो बोर्ड डिजाइन करेंगे। इवैल्यूएशन आपका स्कूल लेवल पे भले हो जाए, फंडामेंटल बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th ही है, वो भी अब सेमेस्टर वाइज होंगे, वो भी अब सेमेस्टर वाइज होंगे। लेकिन 9th से 12th का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बोर्ड से आएगा। जैसे अभी होता है ना 9th का क्वेश्चन पेपर, 11th का क्वेश्चन पेपर स्कूल खुद डिजाइन करता है, वो नहीं होगा। क्यों? एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है, एक कोहेसिव सिस्टम बनाने की चल रही है कि भाई हर बच्चा एक ही स्केल पे जज हो रहा है, अलग अलग स्केल्स नहीं, ताकि हम डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलरली कि भैया कौन से बच्चा मेरा साइंस प्रोडिजी है, वो साइंस में आगे जा सकता है, और जो साइंस में आगे नहीं जाए मैं उसको जबरदस्ती रैट रेस का प्रेशर ना डालूं। उसके लिए बहुत फील्ड्स अवेलेबल, राइट। तो परख जो बॉडी है वो स्कूल के जो असेसमेंट्स होते हैं उन पे काम कर रहे हैं, उस पर बहुत फंडामेंटल चेंजेस कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट डिजाइन करेंगे, ओलंपियाड्स डिजाइन करेंगे, ये चलेगा। दूसरी बॉडी पैरेलल उन्होंने डिजाइन करी है, एनटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो क्लास 6 से होने चालू होंगे, इसके क्वेश्चन वगैरह सारे ऑलरेडी बन चुके हैं, और ये हर फील्ड में होंगे। ठीक है। और दूसरा स्किल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग भी आपका असेस होगा। ऐसा नहीं कि आपका कंप्यूटर ले लो फिर वो समाओ एक मजाक की चीज बन के रह गई कि हमें कंप्यूटर मिल तो गया, लेकिन चूंकि कोई असेसमेंट नहीं है इसलिए ना बच्चे का इंटरेस्ट आया, ना डिलीवरी पार्टनर का इंटरेस्ट आया, ना पढ़ाने वाले का है, और समाओ वो बस एक नॉर्मल लर्निंग बन के रह गई। बच्चा भी 10th क्लास में आके बोलता है अरे 6 में कुछ सीखा था अब याद नहीं है। ठीक है, पापा ने भेजा था एक जगह पे कोचिंग के लिए, वहां से कुछ सीखा तो बट याद नहीं है, राइट। क्योंकि आप ज्यादा ध्यान तो उसी पे दोगे जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असेसमेंट कर रही है, राइट। तो एनटीए जो है वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बना रही है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ये है कि अब आपको पता होगा, ये सारे लोग जानते होंगे, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो है, यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है वो अब एंट्रेंस पे ही होगा। जैसे पहले होता था डीयू कट ऑफ पे हो गया, अब वो नहीं होगा। इसके लिए एक यूनिफाइड एग्जाम आ चुका है, सीयूईटी। और थोड़े दिन में इसमें और भी चेंजेस होने वाले हैं, उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, हमें बहुत सारी अभी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, बट मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी, सिंस वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया। तो अभी यह है कि आपका एक सीयूईटी का एग्जाम है जिसके थ्रू आपके जो भी आपको कोर्स करना है वो आपको करना ही, उसका लिए आप जा सकते हो। जैसे आपको बीएससी करना है, ठीक है, इसमें क्या है इसके सीयूईटी का डिटेल वो मैं आपसे थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ मेरा पर्पस इस स्लाइड का ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि असेसमेंट को डिफाइन किया जा रहा है। इसके पहले असेसमेंट इन द ईयर 1999 डिफाइन हुआ था। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ एक कॉमन चीजें ये भी शेयर कर, अभी शायद ना कर पाऊं बट मैं बाद में आपको भिजवा दूंगा, पूरे असेसमेंट की पॉलिसी वैदिक काल से लेकर के अभी तक हमारे कंट्रीज में असेसमेंट कैसे होता था, मुगल काल में कैसे असेसमेंट हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने आके उसमें क्या चेंज किया। ठीक है। फिर लास्ट टाइम जो असेसमेंट सिस्टम हमारा डिफाइन हुआ था वो 99 में हुआ, उसके बाद अब रीडिफाइन हो रहा है। तो असेसमेंट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए दो बॉडीज हैं स्कूल लेवल पे, और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस भी यही देखेंगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारे कुछ ऐसे फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईआईटीज हो गए, उनका एडमिशन का एक सिस्टम अलग है, उसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं छेड़ रही। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको समझाता हूं। अब ये तो था जो हमारे एनईपी के फंडामेंटल चेंजेस स्कूल लेवल पे हो रहे हैं। मैंने आपको बताया एक तो आपका, मैं इसको थोड़ा सा रिकैप कर दूं, एक तो आपका स्किल इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है। एक तो एकेडमिक स्किल है ही जिसमें मैथ्स और साइंस को चूज किया गया। अदर देन दैट 145 स्किल्स आइडेंटिफाइड है। ठीक है। जिसमें कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चा शाई है, कम बोलता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और अपने काम की बात भी नहीं बोल रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर अपने काम की बात भी नहीं बोल रहा तो उसके लिए एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है जिससे वो एटलीस्ट फ्री हो सके लोगों के साथ, तो वो कम्युनिकेशन स्किल को आइडेंटिफाई किया गया है। डिजिटल ट्रेनिंग आपको पता ही है इंडिया में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पे चल रहा है अभी, तो डिजिटल ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी 145 स्किल्स का सेट अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया, और बिलीव मी हर स्किल पे एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के साथ वो काम कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं एक अपने सिस्टम को, मैं बताता हूँ नॉर्मली एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम इतने बड़े लेवल पे भी बात करना बंद कर दें क्योंकि हमने समझ लिया क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब थोड़ा नॉर्मल अपने लेवल पे बात करते हैं। जब बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो देखो कोई भी काम जब हम करते हैं, जब हम जॉब करें कुछ भी करें, एक गोल तो होता है। ठीक है।
तो गोल, लाइफ के गोल अलग हैं। अरे ये बहुत बड़ा इंजीनियर बने, आपको भी नहीं पता। लेकिन स्कूल लेवल पे गोल ये होता है यूनिवर्सिटी एडमिशन, अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, अच्छे कोर्स में चला जाए। सिंस हमें कुछ कॉलेजेस ही पता है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आज की डेट में आ चुके हैं। ठीक है, मैं चूंकि इसी फील्ड में काम करता हूं, मैं बहुत सारे खुद करियर काउंसलर हूं, बहुत सारे करियर काउंसलर्स के साथ में एसोसिएटेड हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि हर फील्ड में कितने कोर्सेज हैं। अभी उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, उसको फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल लेवल पे। लेकिन ऐसे जो कोर्सेज में आप डालेंगे, ठीक है, लेकिन हमें कुछ एज अ पेरेंट कुछ गिने चुने पता होता है, यार इंजीनियरिंग की तैयारी कर ले, आईआईटी में चला जा, लाइफ सेट है, एक बार हो गया तो 40 लाख से कम का पैकेज नहीं है। ठीक है, मेडिकल में चले जाओ, डॉक्टर बनना है भाई, मेडिकल में चले जाओ, एम्स में चले जाओ। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, जब 12th में बच्चा आ रहा है, ठीक है, 12th के बाद जब यूनिवर्सिटी लेगा, जो उसका गोल है यूनिवर्सिटी एडमिशन को, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। देखो, अगर बच्चा पीसीएम लेता है, ठीक है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आगे जाता है, और अगर हम, मैं प्रीमियर एग्जाम जो आप जानते हैं अभी उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आईआईटीज की, ठीक है, तो आईआईटीज की प्रॉपर अगर हम आईआईटी की बात करें तो 11,000 से 15,000 के बीच में ही सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आईआईटीज की, ठीक है, तो आईआईटी के अंदर में 23 आईआईटीज आज की डेट में इंडिया में है। सबसे लास्ट आईआईटी भिलाई में बना था। ठीक है, और इस 23 आईआईटीज में 15,000 सीट्स जो है वो ऑलमोस्ट अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ऑल रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग। हम एनआईटीज की बात करते हैं तो 31 एनआईटीज इंडिया में, जिसमें आपके 25,000 के आसपास सीट्स अवेलेबल है। सारे एनआईटी में ना आप भेजोगे, ना आप जाना चाहोगे। जैसे श्रीनगर हो गया, आसाम में सिलचर हो गया, इनमें बहुत सारे सीट खाली भी चली जाती है। इसके बाद अगर हम बेस्ट कॉलेजेस, यानी कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, बीआईटी सिंदरी हो गया, ठीक है, बिट्स मेसरा हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, सीएमसी वेल्लूर हो, वीआईटीएस वेल्लूर हो गया, ठीक है, तो ये कॉलेजेस की अगर हम बात करें, या वो कॉलेजेस जो एनआईटी में दर्जा नहीं रखते, जैसे एसजीएस आईटीएस आपका इंदौर हो गया, तो इन कॉलेजेस की भी सीट को हम मिला लें तो 30,000, मतलब ये वो कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो बेस्ट है, जिनको इंडिया में हम रैंकिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं डिफाइन नहीं कर रहा, ये भी अगेन एआईसीटीई की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से। तो ये टॉप बेस्ट कॉलेजेस हैं। और अगर आप नंबर ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से देखोगे ना सर, 2-3% के ऊपर सिलेक्शन का रेट नहीं। अगेन सेलेक्ट वो बच्चा होगा जो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, सेलेक्ट वो बच्चा होगा जो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, राइट, जिसने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करी है, वो सेलेक्ट होगा। 2-3% के उसमें वही आ सकता है, इंटेलिजेंट तो बहुत सारे। अगर आप मेडिकल की बात करोगे, मेडिकल का सिनेरियो और खराब है। मेडिकल में तो नंबर ऑफ सीट्स और कम है, अभी कम से कम 50-100 कॉलेजेस इंडिया में और खुलेंगे, तब जाके हमारी शायद मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, बट वो उनका काम है। मैं अपनी तरफ से जो अवेलेबिलिटी वो बता रहा हूँ। सारे प्राइवेट कॉलेजेस सब मिला लो आप, ठीक है, तो भी आपके पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 83,000 के आसपास ही आती है। और नीट का एग्जाम जो होता है, जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं। 20 लाख बच्चे, 18 लाख से 20 लाख के आसपास में बच्चे जो हैं वो अपियर करते हैं। 15 लाख तो ऑन एन एवरेज है। तो यहां पे भी आप अगर चांसेस ऑफ सिलेक्शन देखोगे तो बहुत कम है। बट व्हाट अबाउट द अपकमिंग फील्ड्स? एज एन इंस्टीट्यूशन अगर मैं बात करूं, मैं बच्चे को प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे भी पता है कि सर बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मैं कराऊंगा, लेकिन बच्चे को भी उसी सेंस में रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, देन ओनली वी कैन अचीव द टारगेट। अगर मान लो ये नहीं होता है, समहाउ बच्चा नहीं कर पाता है, तो क्या पैरेलल ऑप्शंस क्या अवेलेबल है बच्चे के लिए? फिर क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस उन्हें ब्लैंक छोड़ देते हैं। हम वहीं पे हम पिच कर रहे हैं कि नहीं, हम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। अपकमिंग फील्ड्स क्या है ये भी हम बच्चों को पैरेलली बताएंगे, ताकि बच्चा 12th के बाद जब निकले तो वो डीमोरलाइज ना हो, डीमोटिवेट ना हो, गलत ट्रैक्स को ना ले, गलत कोर्सेज को ना चूज कर ले। इसके बाद हम लोग आते हैं जो मैंने बताया कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो सारे ही ब्रांचेस के लिए, वो ह्यूमैनिटीज के लिए भी है, वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, वो है सीयूईटी। सीयूईटी में ये एग्जाम पहले भी होता था, पहले 8-10 यूनिवर्सिटी इनके साथ थी, बट जब से डीयू आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आई है, ये एग्जाम आपका अपने आप में प्रीमियर हो गया। 67 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट है। आज की डेट में 67 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो इसमें पार्ट ले रही है। तो ये आपका ओवरऑल बच्चे का गोल तो यही है ना, आपने यूनिवर्सिटी एडमिशन कराना है, आप 12th के बाद थोड़ी बच्चा सीधे जॉब में चला जाएगा। तो प्राइमरी गोल तो यही है। अभी मैं डिजायर की बात नहीं कर रहा, गोल की बात कर रहा हूं। गोल का मतलब होता है विच इज मेजरेबल। ठीक है, सिंपल, हम सब आईटी वाले और मैनेजमेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, इतना हम सब समझते हैं। व्हेन वी से गोल, इट इज मेजरेबल।
ये मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो गोल तो यही है ना, लेकिन इस गोल को, ये जो पेरेंट्स के पास गोल होता है ये रफ गोल होता है, आप इसकी डिटेलिंग हम करके देंगे। अगर आपके बच्चे को आपने बायोलॉजी दिलाई, हम नहीं बोल रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, बच्चे की चॉइस है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल का क्या है प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी, और अगर नहीं होता तो पैरेलल ऑप्शंस क्या अवेलेबल जाना चाहिए आपको, सो दैट यू कैन अचीव द बेस्ट। तो गोल डिफाइनिंग में हम बच्चों का साथ दे रहे हैं, ये हमारी यूएसपी है जो कोई नहीं करता। सेकेंडली हम लोग आते हैं, अब देखो जो अभी हमारे इसमें कंडीशन चलती है, एज ए पेरेंट भी हम ये चीजें कर रहे हैं, एज ए बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बिलीव करो टीचर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इतने चेंजेस लगातार हो रहे हैं, 3 साल में कंटिन्यूअसली ट्वेल्थ बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, हर साल हो रहा है, ये पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, हर साल कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस बोर्ड पैटर्न में हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, जो स्कूल का बच्चा है उसको सर कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सर मैथ्स लेना है, ठीक है, डिग्निटी वाली बात है, लेकिन स्किल्स पे डिसाइडेड नहीं, जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने जा रही है कि स्किल पे डिसाइड करो अपने सब्जेक्ट, डिग्निटी पे मत डिसाइड करो, पीयर प्रेशर पे मत डिसाइड करो। तो पहली चीज तो ये। दूसरा है कि अगर मैंने ले लिया और मैं नहीं कोप अप कर पाया तो क्या, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन फॉर मी, पता ही नहीं है, क्योंकि करियर की क्या अवेलेबिलिटी है, कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। जब हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चा मैथ्स लेता है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, लेकिन समहाउ फिजिक्स केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं, उसे भी पता है कि मेरे से इंजीनियरिंग नहीं होगा, उसका मन भी नहीं है इंजीनियरिंग का। जब हम उसे बताते हैं कि भाई तूने आईएसआई का नाम सुना है, तो आईएसआई सुन के उसको सबसे पहला ख्याल आता है पाकिस्तान की आईएसआई। हमारे ही इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसे नहीं पता। नंबर ऑफ सीट्स डेफिनेटली कम है, लेकिन एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन, बहुत ही अच्छा, शानदार, अच्छा पैकेज, सब कुछ है, रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, लेकिन पता ही नहीं बच्चे को ऐसा कोई एग्जाम होता है, ना पेरेंट्स को पता है, बिलीव मी बहुत सारे तो स्कूलों को भी नहीं पता। ये गाइडेंस देना किसका काम है, हमारा काम है एज एन एजुकेटर, ये हम बताएंगे। दूसरा ये होता है कि क्या मैं अचीव कर लूंगा, अब अचीव करेगा नहीं करेगा ये तो असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट से होगा। देखिए डे 1 पे जो आपको बोल रहा है जी हम तो ये असेसमेंट कर रहे हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छा है जी, 100% स्कॉलरशिप, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आई होप इतने सारे लोग समझदार हैं ये क्या है, ठीक है, लेकिन ये रेगुलर असेसमेंट से होगा। अच्छा ठीक है, उस लेवल पे नहीं है तो उसके बाद का स्कोप तो है ना, स्कोप तो है ना मेरे पास। ऐसा थोड़ी है कि जो दूसरे कॉलेजेस से करके गया, जो आईआईटी से नहीं है, वो सेम लेवल पे नहीं पहुंच सकता, हो सकता है उसकी कोडिंग की स्किल ज्यादा अच्छी हो, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ शायद उतनी अच्छी ना रही। फ्यूचर तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि एक टेस्ट करके हम बता देंगे बच्चा इस चीज में अच्छा है, सर फिर आई डोंट थिंक इस पे कुछ कमेंट हमें करना चाहिए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि स्किल लर्निंग की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल चल गया एक पैरेलल स्ट्रीम चल रही है, बच्चों को स्किल सिखाओ, कोडिंग सिखाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे को अलग अलग भेज रहे हैं, फीस और इसकी बात तो सेकेंडरी है, अगर अलग अलग, इसको स्कूल का ट्यूशन अलग है, ये ट्यूशन अलग है, वो ट्यूशन अलग है, हाउ विल ही मैनेज द टाइम। जब आप स्कूल भेजते हैं तो स्कूल सारी चीजें मैनेज कर रहा है ना, वो उसे पढ़ा भी रहा है, ठीक है, उसका स्पोर्ट्स का पीरियड रखा है, एक ही क्लास टीचर के गाइडेंस में सारी चीजें हो रही, एक ही मेंटोर के अंदर। तो यही चीज हम इंस्टीट्यूशन में भी कर रहे हैं, हम एकेडमिक स्किल के साथ में कुछ आइडेंटिफाइड स्किल भी हम आपको दे रहे हैं जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो होगा एक ही मेंटोर के अंदर, ताकि आप बच्चे की एफिशिएंसी उसमें बढ़े। तो ये भी चीज हम करने जा रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन है मल्टीपल रिसोर्सेज का, आज यहाँ कल वहां, कल वहां परसों वहां, एज अ कंपनी में भी हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं यार वन स्टॉप वेंडर हो, सारी चीजें वहां से मिल जाए। तो ऐसा एजुकेशन में क्यों नहीं, और हम करते क्यों नहीं, ठीक है। तो ये भी हम ट्राई कर रहे हैं नोएडा में, इसको वन इन क्लास वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं, हमने चालू किया है काम। इट विल टेक सम टाइम बट वी विल डू इट, विल अचीव इट, ठीक है। अब आते हैं, मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं कि जब बच्चा आपने गोल डिसाइड कर लिया, क्योंकि गोल डिसाइड करने के बाद पेरेंट्स तो अलग हो गया, बच्चे का काम है आगे बढ़ना। तो देखो गोल डिफाइन करने के बाद जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो स्कूल लेवल पे बच्चों के साथ फॉलो करनी पड़ती है। तो ये जो एक छोटी सी स्लाइड है, ये सिर्फ इसलिए कि हम बता सके कि ये हम बच्चों के साथ करते हैं। हम उनका एक्शन प्लान बनाना, टारगेट पॉइंटर सेट करना, इस महीने में कितना सिलेबस खत्म होगा, किस लेवल पे खत्म होगा, असेसमेंट का लेवल क्या होगा, ठीक है। असेसमेंट के लिए वी आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, उनका अपना असेसमेंट विंग है, वहां से भी हम एसोसिएटेड है। तो असेसमेंट का लेवल क्या होगा, मल्टी लेवल असेसमेंट कैसे होगा, स्किल का असेसमेंट कैसे होगा, ये भी हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके टारगेट पॉइंटर्स हम बताएंगे और इसकी रिपोर्ट हम पेरेंट्स को देंगे, ताकि वो क्लियर रहें एट द अर्ली एज से, बच्चों के साथ में वो क्लियर रहें कि भैया हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। सी प्रोफेशनलिज्म इज रिक्वायर्ड अ लॉट। हमारे इंडिया में एजुकेशन मानो ना मानो बहुत हाईली अनऑर्गेनाइज चलता है, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज होना जरूरी है।
सेकंड चीज आती है कि बच्चा सीखेगा कैसे। जो बातें तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन इसका ग्रास लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। देखो क्लासेस तो वैसी शुरू होती हैं जैसे सारी होती हैं। जो सबसे मेजर जॉब होता है वो होता है, मैंने बताया दो चीजें, डिलीवरी और असेसमेंट। इसको हम डिफाइन करेंगे, ये हम डिफाइन करते हैं अपने कोर्सेज में। पढ़ाना वही है जो सारे पढ़ा रहे हैं। मैंने हमेशा बोला, अगर मैं आपको बोलूंगा मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो शायद ये मार्केटिंग होगी जो मैं नहीं करना चाहता इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आज मैं एक सीरियस कंसर्न पे डिस्कस कर रहा हूं। एक किसी कंट्री के फ्यूचर, हमारे अपने बच्चों के फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ हम मजाक ना करें तो बेटर है, ठीक है। इसीलिए मैं वो मार्केटिंग वाले सेंस में बात नहीं करूंगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कभी भी जब हम पढ़ाते हैं तो डिलीवरी, डिलीवरी के बाद बच्चे को कितना समझ में आया उसके लिए प्रैक्टिस, ठीक है। एंड प्रैक्टिस के बाद बच्चा उसको खुद से कितना डिलीवर कर पा रहा है, असेसमेंट। असेसमेंट लेवल वाइज। बस इस चीज को अगर हम एक लूप में फॉलो करते हैं तो आप मान के चलो ओवरनाइट कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। आज अगर आपने बच्चे को मेरे पास भेजा, आप बोलोगे सर कल से मेरे को चेंजेस दिखने चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं हाथ जोड़ दूंगा। नहीं सर, 3 मंथ्स का टाइम साइकोलॉजिकली लगता है। 3 महीने के बाद बात करेंगे। 3 महीने के बाद आपको डेफिनेटली ये चेंजेस दिखेंगे। और ये हमने पहले भी करके दिखाया है बहुत से पेरेंट्स के साथ में, ठीक है। ये क्योंकि ये फंडामेंटल है, मैं इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस में करूंगा। ये सिंपल एक स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। और बिलीव मी 99% इंस्टीट्यूशंस में फॉलो ही नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेचारा पेनिट्रेशन ही बहुत कम है। अगर आप सारे ब्रांड्स को भी गिन लोगे ना, तो भी हम इतने कैपेबल नहीं है वो लोग कि सारे स्टूडेंट्स को कैटर कर लें, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा फॉलो होना है, रिलीजियसली फॉलो होना है, तब जाके हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एकेडमिक नॉलेज प्लस एकेडमिक स्किल की बात कर रहा हूं मैं। जब हम पढ़ाएंगे तो नॉलेज के पास स्किल करेंगे, मतलब फिर से वही कहानी है, सर सिलेबस मैंने डिजाइन कर रहा, वो तो एनसीईआरटी डिसाइड करती है, मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो स्कूल में आती है, लेकिन पढ़ाएंगे थोड़े डिफरेंट तरीके से ताकि बच्चा अपग्रेड होता है। इसके बाद लास्ट में बस यही बताऊंगा कि हम पर्सनली किस चीज में एक्सपर्ट हैं। तो हमने जो भी डिफाइन किया हुआ है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही हैं, ठीक है। मैथ साइंस हमारी स्पेशलिटी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्किल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बोला वन स्टॉप सॉल्यूशन हर बच्चे के लिए होना चाहिए, तो हमने कुछ बेसिक स्किल आइडेंटिफाई किए हैं। 145 स्किल में आप बिलीव करो कि उसमें तो बहुत सारी हैं, मतलब पॉटरी भी है और नीटिंग भी है। तो वो स्किल की मैं नहीं जा रहा उस पर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो तो ह्यूज प्लान है, वो तो विलेजेस के लेवल तक है। अभी हम नोएडा और जहां पे हम अवेलेबल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 6 to 10th पे मैथ्स साइंस, ये तो बच्चा आपका पढ़ता ही है। अब आते हैं स्किल पे। कुछ स्किल जो है हम लोग अभी कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमने सिलेबस का ही पार्ट बना दिया, भाई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलूंगा, सिलेबस का पार्ट बना दिया। जैसे मेंटल एबिलिटी, आप देखोगे 99% ओलंपियाड जो मैथ्स के होते हैं वो मेंटल एबिलिटी के होते हैं 6 to 10th में। अगर आपके बच्चे का पेपर अवेलेबल है, वो उठा के देखना है, बच्चे से पूछ के देखना। तो ये एज ए स्किल है, ठीक है। कैलकुलेशन की स्किल, बहुत सारी जगह ये होता है बच्चे को टेबल याद करवानी, ये याद करवानी, कुछ नहीं है। कैलकुलेशन की कुछ फंडामेंटल स्किल सेट है जो हम लोग साथ में देते हैं। ओलंपियाड की स्किल, ओलंपियाड की स्किल से मेरा मतलब ये है कि एक तो क्वेश्चन का होता है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, मैंने बात करूंगा फिर वो असेसमेंट पे। एक है असेसमेंट का आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, आपका बच्चा बैठा एग्जाम देने, तो वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्कूल में लिख रहा है। एक है क्विक रिस्पॉन्स क्वेश्चन जिसको हम लोग एमसीक्यूज बोलते हैं। पढ़ना है, समझना है, विद इन अ मिनट आपको आंसर करना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्रेन पर डिपेंड करता है, तो इसको बोलते हैं ओलंपियाड ट्रेनिंग। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें जो असेसमेंट का लेवल रहेगा वो दोनों रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी है और आपका एमसीक्यू बेस्ड भी होता है, ताकि बच्चा ओलंपियाड के लेवल पे पैरेलली रेडी होता है। डेफिनेटली हर बच्चा हर जगह नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग है, अलग अलग है सबका स्किल सेट, कुछ भगवान ने हमें दे रखा है, वो सबका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हम इस पे रेडी करेंगे ताकि जो आपके जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिनका ऑलरेडी गॉड गिफ्ट है, उसको भी थोड़ा सा नरिश तो करना पड़ेगा। तो ये नरिशमेंट का काम हम करेंगे। सेकेंडली, अगर मैं 11th 12th पे आता हूं, जिसको हम प्रॉपर कोर्सेज बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जेई प्लस जो 12th बोर्ड होता है, मतलब ये मैंने बोर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि पेरेंट्स कई बार ये डाउट आता है मेरे पास, सर बोर्ड पढ़ाओगे ना। असल में लिखना नहीं चाहिए सर, जेई पढ़ा रहे तो बोर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन इसलिए मैंने लिखा है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नीट की अगर बात करें तो भी हम करेंगे, प्लस सीयूईटी जो आपका एग्जाम है, गवर्नमेंट डिफाइंड 67 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, इसके साथ बोर्ड की प्रिपरेशन, ये हमारी स्पेशलिटी, इतने पे हम काम करते हैं। स्किल जो मैंने आपको बताया, बेसिक स्किल सेट जो न्यूमरेसी वाले स्किल सेट है, वो तो हमने कोर्स का ही इंटीग्रल पार्ट बना दिया। लेकिन अगर हम अलग से स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं,
ठीक है। कुछ एडिशनल स्किल जिसके लिए मैंने कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात करी है, कुछ डिजिटल स्किल की बात करी है, जिसमें कुछ कोडिंग के कोर्सेस हैं। ये जब आप सेंटर पे आएंगे तो मैं आपको वेल डिफाइंड समझा सकता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल, इस पे भी अपने कोर्सेस हैं, वेल डिफाइंड है, हर क्लास वाइज अलग अलग है। ये हमारा एक अलग से ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हमने तैयार किया हुआ। और इसके बेसिस पे जो बच्चा इन्वॉल्व होगा वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया। एक तो डिलीवरी यानी कि मेथोडोलॉजी, ठीक है, डिलीवरी अलग तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है, ठीक है। दूसरा है स्टडी प्लान, क्योंकि हमने कर दिया, बच्चा कैसे प्रैक्टिस करेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आजकल बहुत सारे बच्चे हमारे पास, अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको लाइव केसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं रोज बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ में डील कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने घर का बच्चा भी देख रहे हो, फिर तो आप अपनी जॉब में बिजी। तो मैं ये इसलिए केसेस आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप को रिलेट कर पाओ। तो देखो, अगर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पेरेंट्स आपके पास में आए, बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर घर पे पढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि मोबाइल हाथ में है। अब वो डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता, नहीं भी मन करे तो मोबाइल बहुत लुक्रेटिव है ना, वीडियोस बहुत लुक्रेटिव है, तो दिमाग भटक जाता है वहां पे। आप मान के चलो, जो सबसे अच्छी स्टडी है वो बुक की स्टडी है। अगर बच्चा बुक से पढ़ रहा है, दैट इज द बेस्ट। हम भी, हमारा भी अपना ऐप है, हम भी अपने ऐप पे वीडियो कोर्सेज और सारे देते हैं। वो सब कुछ है जो दूसरों के पास है, वो सब हमने डेवलप किया हुआ है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, क्योंकि मैंने बोला ये प्रमोशनल प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा मैं इसको, आज के डिस्कशन को, ये सिर्फ फंडामेंटल चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप स्टडी प्लान की बात करते हो, तो वो स्टडी प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो बच्चे बहुत सारे आपको बोलते हैं कि सर हमें ना यही बैठने दे दो। तो हम यही काम करते हैं हमारे यहाँ पे कि बच्चे की जो क्लास है वो तो है, जब क्लास नहीं भी है तो आए वो सेंटर पे ही पढ़े हमारे साथ, ताकि उसे वो एक एटमॉस्फेयर स्कूल वाला मिलता है, ठीक है। ताकि उसका काम, जो काम घर पे वो 4 घंटे में करेगा, वहां बैठ के 2 घंटे में कर लेगा। उसके बाद वो फिजिकल के लिए भी फ्री है। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसको भी हम यहाँ नोएडा में कुछ लोगों के साथ हमने बात करी, उसके से हम चालू करने जा रहे हैं कि भैया वीक का एक दिन फिजिकल का होगा, और उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। हर जगह कंपटीशन नहीं घुसाना, रेड रेस नहीं घुसानी। फिजिकल सिर्फ है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे बॉडी में डेवलप होते रहे, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि भाई बच्चे को जब चीजें पढ़ा उसने, उसके क्विज करा के, कुछ करा के, उसका एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप करना, तो वो भी काम हम लोग करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया जो नॉर्मल, बाकी के जो फीचर है नॉर्मल फीचर है। प्लस हमारे सेंटर की जो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी होती है मेंटरिंग। हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोर्स क्लासिफिकेशन हमें बताना ही बताना है कि भैया तुम्हारे पास कितने कैरियर ऑप्शन हैं, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, राइट। अगर एग्जाम नहीं देना है, सपोज तुमने ठान लिया यूट्यूबर बनना है, तो क्या बेटर तरीका है? तो उन सारी चीजों को भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो ये हम क्या कर सकते हैं आपकी हेल्प, जैसे मैंने आपको बोला था एनईपी में क्या बेसिक फंडामेंटल चेंजेस है स्कूल लेवल के, पूरा एनईपी हम डिस्कस डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। ना मैं एक्सपर्ट हूं, ना मैं उसका क्लेम करूंगा, ठीक है। हाँ, सिंस मैं यही काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत सारा फंडामेंटल चीजों की नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लस हम आपके साथ कैसा कर सकते हैं, हमने जस्ट नोएडा में शुरू किया है इसे। और मैं बोलता हूं इसे शुरू करना, क्या करना, हर पेरेंट्स को, यू शुड बी द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। बिकॉज सर दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर। वन स्टॉप सोल्यूशन पे आना पड़ेगा, आपके बच्चे को एक मेंटोर के उसमें आना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन अचीव द बेस्ट टारगेट। हमें बेस्ट मिलेगा। बेस्ट का मतलब हमेशा ये नहीं कि जो हम बेस्ट सोच रहे हैं कि आईआईटी वही हो, या मेडिकल का एम्स वही हो, या सीए का एकदम 5 इयर्स कोर्स हो, जो फंडामेंटल पुराने कोर्सेज चल रहे थे। बहुत सारे नए ऑप्शन है, उसमें भी हम बेस्ट करें। इसके लिए हम जो आज सेमिनार कर रहे हैं, पेरेंट्स को ये नहीं बोल रहे सर हमारे बच्चे का एडमिशन करो, हम ये चाहते हैं आप पहले जुड़ो हमसे फंडामेंटली। आप आओ, इसको समझो, आपके अपने आइडिया शेयर करो, ताकि इस चीज को हम फंडामेंटली और स्ट्रॉन्ग बना सकें और इसको आगे लेकर के जा सकें। So I think that is all from my part. If somebody is having any question, I will be happy to answer that.